तो आइए एक बार फिर से हमारी इस नई परंपरा जो शुरू की है, द मुकेश खन्ना शो, जहां पर मैं महाभारत के संस्मरण आपको सुनाया करता हूं, आगे बढ़ते हैं उसमें। मैंने गूफी से मिलाया, अर्जुन से मिलाया, विदुर से मिलाया, पिछली बार मैंने कृष्णा की बात की। अब मैं आपसे एक ऐसे शख्स को मिलाऊंगा जो अगर आपके सामने खड़े हो गए तो आप सडनली बौने लगने लगते हो। वो जिसको मैं हमेशा से दुष्ट कहता आया हूँ। पुनीत, आपका स्वागत है इस शो में। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इसके पीछे एक छोटा सा कारण था जो मैं कभी करता नहीं इस तरह की हरकतें। आप जानते हैं कि मेरे बारे में लोग उल्टे हैरान हो गए थे, मुकेश खन्ना रिएक्ट किसे कर रहा है। और मुझे एक्चुअली अर्जुन ने एक अच्छा बोला मैं जानता हूँ मुकेश, तेरे को जब तक कोई बिलो द बेल्ट नहीं मारता ना, मुकेश खन्ना कभी रिएक्ट नहीं करता। आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट शो जिसके अंदर मैं नहीं गया, आप लोग गए। आप लोगों ने अपने महाभारत के संस्मरण सुनाए पूरे। मुझे कई लोगों ने कहा सर आप क्यों नहीं थे। खैर वो पूरी नदी में पानी, गंगा नदी में बहुत बह चुका है। मैंने ये सोचा, मैंने कहा आप वहां पर गए थे और आपने उस कॉमेडी शो में अपने अंदाज में आपने बहुत अच्छा बोला। यू स्पोक वेरी वेल, यू इनेक्टेड आउट द ओल्ड सीन जो तुमने रवि चोपड़ा के साथ था। तो मैं अभी इस शो में मैं इसको बोलूंगा, मुझे बिकॉज मेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि मुकेश खन्ना को इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि उसमें कॉमेडी का सेंस नहीं है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो हो ही नहीं सकता। कोई मुकेश हो कैसे नहीं। महाभारत जो हमने काम किया है, आपके बगैर महाभारत अधूरी है। जहाँ भी कोई शो होगा आपका रहना तो अनिवार्य है। मुझे पता है, और मुझे अगर आप नहीं आए तो कुछ कारण होगा जिसके लिए आप नहीं आए। पर था वो कारण, उस कारण के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं। मैं इतना सिर्फ बोलना चाहता हूं कि उसमें आपने कॉमेडी शो में जाके कॉमेडी की तरह से आपने पूरे का पूरे अपना महाभारत का यादें की। मुकेश खन्ना को लोग सीरियस बोलते हैं, चलो इस सीरियस शो में लेट अस टॉक अबाउट सीरियसली बड़ी यादें जो हमने बिताई हैं 2 साल 1 साल। जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में बैठी हुई है पुनीत सर के बारे में, जो कि हम लोग जब कभी आउटडोर में शूट करते थे तो तो चोपड़ा साहब की फैमिली आप जानते हैं, खिलाने को बहुत मशहूर है। अच्छी खाना मिलता है, अच्छा नाश्ता मिलता है। हम लोग जब तैयार होकर आते थे नाश्ते के लिए तो पता ट्रक के अंदर पता लगा बोला पुनीत चढ़ गए हैं ट्रक के और वहाँ 12 अंडों का पता नहीं ऑमलेट बनाता है, हम सब लोग नीचे वेट करते। वो आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो क्या उन दिनों ना, बिकॉज आई वाज ऑन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, तुम प्रोटीन डाइट लेते थे? प्रोटीन डाइट तो क्या होता था, एग्स खाने का। तो उन्होंने, मुझे याद है चोपड़ा साहब ने अपने पूरे बस के अंदर एक उन्होंने पूरा किचन ट्रक था। सो प्यारे जो खाना पका था, तो मैंने उससे अपना एक वो कर लिया, हिसाब किताब करके मैं पहले मुझे सबसे भोग लगाओ। हम सब पीछे नीचे खड़े होके बोलते थे साला ये खत्म करके आया था हम लोग। और उसमें मुझे याद है, पता नहीं शायद क्यों ऐसा कि मैं भी ऑमलेट खाता था, हालांकि आज मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ। और उस जमाने में शायद मैं मैंने बाद में जाके छोड़ दिया था, बट मैं आई एम टोटली वेज। पर उस जमाने में हम अंडे की वेट करते थे सुबह के नाश्ते में थर्टी वाले। मैंने महाभारत पुनीत घर में रखी थी जो कोई नहीं रखता। लोग कहते हैं महाभारत घर में रखो तो महाभारत होती है, रामायण का पास अंधविश्वास है। लेकिन मेरे फादर ने मेरे को गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत में जो बचपन में मैं चाट गया था पूरी, वो उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे घर में ऑफकोर्स महाभारत हुई। पर मैं बोलता हूँ हर घर की कहानी है आज की महाभारत में। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, मेरे घर में महाभारत चल रही थी जो हम लोग देख के भी संडे शायद शूटिंग नहीं करते थे, बैठ के देख रहे थे। तो ऐसे 2 साल पहले रामायण चल रही थी, वही हॉल में पूरा हिंदुस्तान एक साथ देखा था। तो मेरी भाभी बैठी थी, भाई बैठे थे, फादर बैठे थे, 2 बैठे थे। और भाभी ने अचानक पीछे से, जब वो सिर के ऊपर वो पादुका लेके भरत जाता है राम की, तो भाभी के पीछे आवाज आई, ये टू मच दिखा रहे हैं, टू मच दिखा रहे हैं। मैंने कहा क्या टू मच दिखा रहे? बोलता ये कौन भाई आज अपने भाई की चप्पल सिर पे लेके घूमेगा, आजकल तो जूता मारते हैं। सब लोग हंसे। कट टू 2 साल 2.5 साल आई डोंट नो महाभारत आए, वही हॉल में वही भाभी ने पीछे से रिएक्ट किया, बोला ये जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन वो हमारा वो राहुल है, राहुल। और ये जो शकुनी है ना, शकुनी वो हमारा जो है वो विशाल है। हमारे घर के परिवार के जो झगड़े हुए थे, इट इज आइडेंटिफाइबल स्टोरी। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ महाभारत कि देयर इज आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए हिंदू ने भी देखा, मुस्लिम ने भी देखा, सब सिद्ध ने देखा, पाकिस्तान तक लोगों ने देखा। मैंने हर जगह कर्फ्यू हो जाती थी क्योंकि कहानियां आज की हैं, कंटेंट, और ये आज से 10,000 साल बाद भी रहेगी, यही रहेगा कहानी। ह्यूमन इमोशंस। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको टॉपिक को बंद करके मैं
दुर्योधन दुष्ट पे आना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत में इवन इन्होंने अपनी किसी बात में इंटरव्यू में कहा था कि चोपड़ा साहब ने कहा था कि हिंदी बोलनी पड़ती है भाई इसमें, जबकि ये कहते थे कि मेरे को बनना है दुर्योधन, उन्होंने वो भी बनाना चाहते थे। और मैं इन्होंने उस वक्त कहा था कि मैंने जयद्रथ वध, मुझे हिंदी आती है पर इन्होंने प्रूव करने के लिए जयद्रथ वध, मैं पूछना चाहता हूँ पुनीत को, जयद्रथ वध कहाँ पढ़ा आपने? और आप बोलते हैं तलफ्फुज़ भी लोगों को सिखाया करते थे, क्या करते थे? मुकेश, you know, I started my acting career in 1982. एक्टिंग स्कूल? नहीं जी, जो मेरा जो एक्टिंग का जो जीवन है, जो वो कुली फिल्म से मैंने शुरुआत की। कुली के पर बाद 1979 में रोशन तनेजा साहब, तो तुम तनेजा साहब के हाँ जी, स्टूडेंट हो? था जी। तुम मुंबई के स्टूडेंट हो? आप हमसे मैं पूना का हूँ। जी हाँ, जी हाँ। करेक्ट। तो उन्होंने एक एक्टर स्टूडियो शुरू किया था, तो पूना इंस्टीट्यूट में 1975 के बाद एक्टिंग डिपार्टमेंट बंद हो गया था। हमारा सेकंड लास्ट बैच, आपका सेकंड, मेरे बाद ओमपुरी का बैच आया बस। हाँ जी, उसके बाद तो फिर 78 में उन्होंने बॉम्बे में शुरू किया। करेक्ट। तो मैं उसका सेकंड बैच का, अनिल कपूर, मजर खान और नजर भी था, और ये गुलशन ग्रोवर, ये हमसे सीनियर थे, एक साथ ये हमसे एक साथ पहले थे। ओके। फिर वहाँ पे मैंने कोर्स किया, उसके बाद फिर वहाँ पे कोई काम तो था नहीं, तो स्ट्रगलिंग डेज थे, तो वहाँ पे मैं तलफ्फुज़ की क्लासेस लिया करता था। कैसे शौक एक्टिंग का तुम्हें हो गया? कुछ See, my dad wanted me to. Dad was also he was a film director. But क्या मेरी जो ज़बान थी ना एकदम बम्बईया थी। मुंबई वो भाषा, खाएगा, पिएगा, जाएगा, मारेगा, तोड़ेगा, करेला है, अपन तुपुन, उस टाइप की भाषा थी मेरी। बॉम्बे वाले थे हम, तो पिताजी को लगता था यार ये क्या है। My dad he had done his MA in Hindi, in English, in Urdu. तो बोलते यार ये बंदे का होगा क्या? तो उसने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम ये कोर्स है, आप ये ज्वाइन करो, तुमको आर्मी में जाना है, बट क्या इससे कम से कम एक जबान साफ होगी, बहुत जरूरी है। नॉर्मल लाइफ में भी बात करने में तुमको फायदा, आसानी हो जाएगा, अच्छा लगेगा, सुनने वाले को अच्छा लगेगा। मुझे उन्होंने उसमें एडमिशन दिलवाया, ये रोशन तनेजा साहब के। जब मैं वहां पे गया और जिस तरह के जो स्पीच पैराग्राफ्स मिलने लगे, तो मुझे नुक्ता क्या है, जेर जबर क्या है, डिक्शन क्लासेस, तो डिक्शन क्लासेस जो थी, अच्छा ओमपुरी सर यूज्ड टू टेक माय फास्ट स्टूडेंट हमारे थे उस जमाने में। तो ओमपुरी सर हमारी डिक्शन की क्लास लिया करते थे और नसीर सर हमारी स्पीच की क्लास लिया करते थे। अच्छा। They have been my professors. Let me tell you, नसीर was my classmate. हाँ, मैं जानता हूँ जी। और ओमपुरी बाद में आया और ये सुरेश ओबराय आया उसमें। हाँ जी, उसमें काफी, तो हमारे साथ मिठुन चक्रवर्ती मेरे से एक साल पहले के थे, मेरे साथ शक्ति कपूर निकला और मेरे साथ जो है वो नसीरुद्दीन शाह, हाँ जी, रामेश्वरी निकली और बट यस, सो तुम वहाँ जयद्रथ वध तुमने पढ़ लिया? नहीं, वहाँ नहीं जी, मैं जयद्रथ वध फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो चीजें रुचि की थी तो मुझे वो अच्छा लगा। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य, तो उसको फिर मैंने याद करना शुरू किया, तो करते करते मुझे बड़ा मजा आया। फिर एक और किताब है रश्मि रथी, ये दिनकर जी की है, जो इसके मैंने उसको फिर मैंने वो कर्ण के दृष्टिकोण से पूरी मृत्युंजय भी बनी थी। मृत्युंजय जो है किताब, वो शिवाजीराव सावंत वो भी कृष्ण का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बहुत खूबसूरत किताब थी महाकवि भास की, उरुभंगम, यस, वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से। तभी सारे तुमने यहाँ पर जाके बनाई अपना दुर्योधन की महाभारत, दैट इज कॉल्ड महाभारत एन एपिक टेल। I know, but मैं तुम्हारे इस दुर्योधन कर्ण के दृष्टिकोण से मैं तुम्हारे उसमें आया था, आप आए थे हमारे, मैं इनके इन्होंने बनाई। एक तो पहले इन्होंने दृष्टता की, इन्होंने रावण की रामायण में रावण बन के काम किया और फिर बाद में इन्होंने फिर जाके एक और प्ले किया जिसका नाम था महाभारत एंड एपिक टेल। उसमें इन्होंने पूरी कहानी दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी और मेरे को इनवाइट किया था, मैं जाके बैठा था, पूरा प्ले देखा मैंने और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, मतलब मेरे को लगता कि कभी भागू, मैंने कहा मैं बीच में निकल जाऊंगा, बोला यार पूरा देखो, मैंने पूरा देखा। उसके बाद में एंड में मैं ऊपर आया, मुझे इन्होंने बुलाया, मैं थोड़ा सा अर्जेंसी में था, फिर भी मैं वो बात बोल गया जो मैं इनके साथ जो मेरा रिश्ता शुरू से जुड़ा था कि मैंने कहा जब भी महाभारत की हमारी शूटिंग होती थी मैं देखता रहता था, बिकॉज कुछ चंद एक्टर्स सीरियस थे, हालांकि सबने परफॉर्म किया, आई कैन नॉट से एवरीबडी, नितेश हुए, अर्जुन हुए, भीम हुए, शकुनी मामा हुए, सबने अपने तरफ से किया, बट जो एक होता ना जो दिखता है मेहनत करता हुआ, ये शख्स था दुर्योधन। और ये जब शॉट करते थे तो एक स्टूडियो ऐसा होता था कि आजकल का नहीं है कि मोबाइल लेके बाहर निकल गए, आज सब वहीं बैठे रहते, तो बैठ के 2-3 पकड़ के भागते थे मॉनिटर देखने के लिए। तो मैंने इसका काम देखा और मैंने अप्रिशिएट किया
तो मेरे बातों का निकला, मैंने कहा तुम एक अच्छा शॉट दोगे ना, मैं तुम्हें एक चवन्नी दिया करूँगा। ये लाइक द आइडिया, बोला फिर हाँ मैं देखता हूँ, वो जो अच्छा शॉट हो मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा, चवन्नी करके देता। अब इस प्ले में मैंने अपनी जो भाषण बोली, हालांकि मुझे कुछ और भी बोलना था जो मैं आज बोलूंगा इसको, मैंने कहा देखो इससे मेरा एक नाता जुड़ा हुआ है चवन्नी का। आज इसने प्ले इतना अच्छा किया है कि मैं चाहता हूँ वो परंपरा में इनको दूं, लेकिन चवन्नियाँ चलती नहीं, मैंने पर्स निकाला तो मुझे 500 का नोट मिला, मुझे 500 का नोट आपका वो नोट मैंने संभाल के रखा मंदिर में। इन्होंने कहा था कि तमाम मैं इसको संभाल के रखूंगा, उसमें कितनी चवन्नियाँ आज मुझे पता नहीं, बट ये एक चीज में वहां रह गई थी तुमको बोलने के लिए, जो मैं वहां नहीं बोल पाया था। आज बोलूंगा तुम मेरे सामने आए, मैं बोलना चाहता था, मैंने कहा तुम पूरे प्ले में बोलते ए बैठ जाओ पितामह, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैंने कहा पितामह को तुम बैठ जाओ नहीं बोल सकते थे, मैं होता तो बोलता होता। कहा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पुश ऑन दैट पर्सन, उसको वो, और ऊपर से दादा आपके पितामह, पर आपने जो लैंग्वेज रखी था बैठ जाओ नीचे बैठ, और वो बेचारा ऐसे करके बैठ जाता, तो मैं होता तो करता कि भाई मैं विवश था, विषम सिर्फ अपनी विवशता का ही फायदा उठाया, तो वो मैं नहीं बोल पाया। वो महान वो तो पात्र ही महान थे। मैं एक और बात बताऊंगा इनके बारे में, पुनीत के बारे में, जो शुरुआत में तो आपको पता कि मैं डायलॉग्स के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे चाहे आप सौगंध ले लो, सौदागर ले लो, या तहलका ले लो, या फिर महाभारत ले लो, आज भी इतने भारी भरकम डायलॉग हम लोग मिलकर स्टेज पे बोलते हैं। मतलब मैं पितामह, मैं डॉक्टर साहब को बोलता था, डॉक्टर साहब आप, अरे अम्मा तुमने आज बहुत अच्छा किया, वो फोन में बोलते थे संडे को। तो इनकी, मैं थोड़ा सा सीरियस था, बिकॉज मैं 15 फिल्मों का हीरो बनकर आया था, ये सब लोग स्ट्रगलर थे, और सब स्ट्रगलर थे, तो मैं था, इसीलिए मैंने किया क्योंकि मैं 2 साल फ्री बैठा हुआ था, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और मेरी 8 फिल्में डब्बों में पड़ी हुई थी जो रिलीज नहीं हुई थी। मैंने कहा रिलीज होने तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा पार्टी में। अल्टीमेटली मैंने नोट किया कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत मेहनत करके करता है, पूरी फिजिकली भी और मेंटली भी सोच के आता है, डायलॉग याद करता है। पर मुझे एक चीज नजर आई थी इनकी आवाज के बारे में, इनकी आवाज, मैंने एक्सरसाइजेस किए, मैंने वॉइस एक्सरसाइज, मैंने पूना इंस्टीट्यूट में जी, मैं पीछे पड़ गया था, एक शंभूनाथ जी हुआ करते थे, अच्छा वो बोलते थे तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, हम लोग बोलते थे, और वो योगा सिखाते थे, ओल्ड थे, नोट करते थे। फिर एंड में सडनली खत्म हुआ, दुर्योधन पुनीत तुम्हारा ये प्रॉब्लम, मुकेश तुम्हारा जॉ स्टिफ है, मेरा जॉ स्टिफ मेरे बड़े भाई ने करवा दिया था, बोला तुम इतना फास्ट बोलते हो, पकौड़े तलते हो, ऐसा करो अखबार पढ़ो, कल नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, मैंने वो कर करके मैं कहा ये बंदा तो सोने का सुहागा आदमी है। मैंने कहा इसके पीछे मुझे वॉइस का शौक था, मैंने रेडियो भी किया है महाभारत के जी, तो मैं जाकर उनसे मैंने कहा पूछूंगा, तो मैं वॉइस के पीछे, फिर उनकी डेथ हो गई, मैं नहीं पकड़ पाया उनको। मैंने एशियाटिक लाइब्रेरी से बुक्स निकाली, एक्सरसाइज की, मैं टेरेस पे जाके वॉइस एक्सरसाइज करता था, और मैं नीचे वाले बोलते थे, मैं बोलता था आ आ आ आ आ आ आ आ आ, तो लोग बोलते थे किस कबूतर को बुला रहा है, किसको बुला रहा है। इनके अंदर मैंने पकड़ी जो शायद और लोगों को नहीं पकड़ी, मैंने कहा इसकी आवाज गटरल है, ये गले से बोल रहा है, आपकी आवाज हस्की थी, आवाज आपको यहाँ से डायफ्राम से छोड़ना चाहिए पूरी आवाज, तो इनकी आवाज थोड़ी सी, पर इन्होंने जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन को रॉन्ग साबित किया, अपनी आवाज में भी इन्होंने ताकत डाली, और दैट बिकेम द आइडेंटिटी ऑफ दुर्योधन, यस दैट बिकेम द वॉइस ऑफ दुर्योधन। और आपके बारे में मैंने सुना, आपके वही कॉमेडी शो में किसी लड़की ने आपको कहा बहुत सेक्सी आवाज है, क्या वो जो हम सब बैठे हुए थे, आप थे, सुरेंद्र पाल एयरपोर्ट की वीरेंद्र राजदान, पंकज धीर, अर्जुन, सारे बैठे हुए थे, तो 5-6 कोई औरतें आती हैं, वो सीधे चल के, खूबसूरत औरतें थी, वो आई, वो सीधा मेरे पास आई, आर यू द वन हु हैज प्लेड द दुर्योधन? तो मैंने कहा जी, व्हाट अ सेक्सी वॉइस। तो ये सब हैरान, सब देखे टर्न किया, डेफिनेटली टर्न किया होगा, इसको ये क्रिटिसाइज करते हैं तो मेरी आवाज, इसकी तो ग्रफ है, इसकी तो हस्की आवाज, तो व्हाट अ सेक्सी वॉइस, यू आर इन लव विद योर वॉइस। तो मैं अपने कॉलर में ऊपर किए, इन सब की तरफ देखा मैंने, I can imagine the looks of Arjun especially, of the still, अब ये साले लोगों को अगर कोई औरतें आके तुम्हारे को प्रेस करे तो इनकी जान कैसे चली है, मैं समझ सकता हूँ, उसको समझ, मेरे को फर्क नहीं पड़ा होगा शायद, नहीं यू आर वेरी हैप्पी। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने आवाज को जो, मतलब एक होता ना कि बहुत चंद एक्टर होते हैं जो, जिनकी, जैसे नसीरुद्दीन शाह मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, उसका एक प्रॉब्लम था, वो दाढ़ी रखता था, और कभी बाद में मैंने इसको पूछी कि दाढ़ी तुम क्यों रखते हो, तो बोला मुकेश मेरी चिन बहुत छोटी है,
इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। ये मुझे उसने अंदर की बात बताई। बाद में आके हीरोलाल में हीरो भी बन गया, तो उसने निकाल दी, पर धीरे धीरे उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल एज एन एक्टर ही सुपर। तो आप अपनी इवन इरफान, इवन आप और एक्टर पकड़ो जो लोग जिनकी शक्लें नहीं, इवन जो आपको सिखाता था अपना ओमपुरी दाग थे उसके, लेकिन इन लोगों ने हमारे जमाने में एक्टर का मतलब पंजाबी गुड लुकिंग नॉर्थ इंडिया का एक होना चाहिए, चाहे वो दिलीप कुमार हो चाहे वो सुनील दत्त हो, होना चाहिए। इन लोगों ने उस कन्वेंशन को थोड़ा, बिकॉज दे वर ट्रेमेंडस आर्टिस्ट। अब उन्होंने अपनी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस से लोगों को देखने नहीं दिया। वैसे ही इस आदमी ने अपनी मेहनत से आवाज की प्रॉब्लम को किसी को भी देखने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक झुंड आके बोलता है कि पर एक बात मैं बता दूं कि आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज क्या बोलते हैं, ये कहता था मैं 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, आज भी करता हूँ जी। तो मैं भी कराटे कर चुका हूँ, मैं ब्लू बेल्ट हूँ जूडो में, मैंने भी 4 साल मार्शल आर्ट किया, योगा भी किया है, पर मुझे 6 घंटे 7 घंटे का एक्सरसाइज क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा हो गया था, और मैं देख रहा था कि साला ये करता क्या 6 से 7 घंटे, और इस आदमी टफ दिखता था उस जमाने में, लगता था कि रियली टफ आदमी है ये। हमारे ऑफकोर्स इनसे बड़े तो हमारे पीएम भैया थे प्रवीण कुमार जी, बट प्रवीण कुमार वाज इन एक स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें भीमका। तो इन्होंने मैं इनके एक्सरसाइज रेजिम से मैं बहुत इम्प्रेस था। क्या करते थे आप? I used to do martial arts. Okay. I used to do kung fu wushu. Okay. I'm a 8th degree black belt. 8th degree black. Okay. And then I used to do weight training. I am blue belt in judo. That's I could have become black, but मेरी खूनी शुरू होगी मेरी पहली फिल्म। अच्छा। तो मुझे परवेज मिस्त्री was my फिर मैं अपना weight training, और जब weight training तो नहीं की होगी because ये मसल तो weight training से आता है। फिर मैंने क्या किया, बिकॉज़ मुझे पता था कि प्रवीण कुमार इज प्लेइंग भीम, तो बाद में तुमने then I stopped doing martial arts, और फिर मैंने weight training ज्यादा शुरू की। I wanted that mass and that body, you know, एक साइज चाहिए था। और 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज जिम में। हाँ, मेरे ये थोड़ा जट दिमाग का भी है, ये भी मैं आपको सबको बता दूं, टोटली जट दिमाग का है। वो पीछे पड़ जाता तो पीछे पड़ गैराज है, गैराज है, तो गैराजेस हैं, तो उसको मैंने कंप्लीट जिम बनाया हुआ है। एक को मार्शल आर्ट इक्विपमेंट का और एक को वेट ट्रेनिंग का पूरा इक्विपमेंट है घर में। मैंने जब कोनी के जिम में मैंने महाभारत जब हमारी डिले हो गई थी, तो वहाँ ये मेरा ऑडिशन पास हुआ था, मुझे डेफिनेट रोल मिला था, पर जब मैंने खुद को देखा ना, मैं तो 15 फिल्मों का हीरो रह चुका था, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने देखा कि इस कैरेक्टर को थोड़ी सी शोल्डर्स चाहिए और थोड़ी सी मास चाहिए, तो पता लगा महाभारत शिफ्ट हुई, तो मैं 6 महीने मैंने जिम किया, और वो कोनी का जिम था मेरे मरीन ड्राइव में, वो भी ऐसे गैरेज टाइप था, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का गैरेज में, वहाँ पर आके लोग बेंच प्रेस करते थे। अच्छा। मैंने भी 6 महीने किया और थोड़ी सी चेस्ट बन गई मेरे, और शोल्डर तो ऑलरेडी थे। So definitely exercise हमको मौका मिला, तो तुमने भी उसको यूज किया था। हम यार मुकेश, we were signed in 1986 yes, to play the characters. रामायण को started shooting in 88. रामायण को 2.5 साल मिला। उन 2.5 सालों में I worked on my body to gain mass, because मैंने almost 22-23 किलो वजन बढ़ाया तुमने। अच्छा। I was not more than 78-82 kilos. मैं 74 था सिर्फ। But for महाभारत I touched 98-99. मैं 102 महाभारत के बाद हो गया। तो मैं मतलब and that was all muscle mass. I started training for that, and then फिर ये तलफ्फुज़ पे ध्यान, फिर जयद्रथ, that is credited. रश्मि आई तुम्हारे फेस को देख लगता नहीं कि तुम पढ़ते भी हो। फिर मैंने वो पढ़ना शुरू किया। Good, that is good. और पर एक बात मैं बताऊं कि तुम्हारी एक इंसिडेंट मेरे को तुमने ही सुनाया था, बिकॉज और ये कोई जाने का भी नहीं, पर्सनल इंसिडेंट तुमने सुनाया था, हम लोग डिस्कस करते थे, बैठते रहते थे, और बातों बातों में तुमने बताया था कि यार मैं जा रहा था चर्च गेट में, और पता लगा कि मैं बस में से जा रहा था, तो पता लगा वहाँ किसी ने कुछ हरकत की, उसके बाद मैंने उसको जो पकड़ के मारा और बस से कूद के भाग गया। वो क्या था? नहीं, वो मुझे याद, that was 1982. Before even 82, हाँ जी, way before महाभारत, and before even getting Guri. Okay. तो I was getting married on the 26th of February. Okay. So कुछ था किसी काम के, शादी के सिलसिले में, somebody like my brother, my मासी's son used to fly for Indian Airlines. Okay. तो वो ताज में ठहरते थे, तो वो कुछ सामान लेकर आए थे, तो मुझे कुछ लेने जाना था, so मैं चर्चगेट उतरा, चर्चगेट से मैं कोलाबा जाना था, बस में चढ़ा, so they were pickpocketers. वो पिकपॉकेटर थे, तो उन्होंने क्या किया, वो धक्कम धक्की में उन्होंने किसी आदमी की जेब में हाथ डाला, और मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे नहीं, किसी और, मैंने देखा, उसको पकड़ के मैंने एक लगाया और उस आदमी का पर्स वापस कर दिया। Okay. ना उस आदमी की जो मार पड़ी, वो उसके साथ के और जो उसके सहयोगी थे, मतलब दे थॉट के यार ये तो हमारा एरिया है, अगर यहाँ पे हमें मार पड़ेगी, ये तो हमारा मतलब सुलूक का हो जाएगा।
तो जैसे आगे सिग्नल आया तो नीचे से मैंने देखा आवाज है भाग डबल डेकर बस थी कि उतार इसको नीचे, इसको उतार। एंड सडनली बादल ने, आई वाज लुकिंग पीछे से, जिनको मैं जानता भी नहीं था कि जिसको मैंने मारा तो मेरे सामने खड़ा था, बाकी दो और आगे थे, दो दे पुश्ड मी, ओके, और नीचे को 4-5 लोग और थे, ओके, सो एंड दे अटैक्ड, ओके, but I was too smart and too swift, so I jumped and took a stance, and then it was hardly 30-40 seconds. हम लोग I was impressed by this small incident he told me कि क्योंकि उस जमाने में भी तुम उसका पता एक्सरसाइज वगैरह सब करते थे, मार्शल पहले से। फिर तुम्हारी कुली आई, मैं वो लाना चाहूंगा अगर तुम लाना चाहो तो। नहीं, क्या था पुरानी बातें, कुली का क्या रहस्य था? मैंने अभी तुम्हारी एक वीडियो मैंने कल जो लास्ट वीक डाली है जिसमें मैंने कहा था चवन्नी एक अच्छा शॉट, एक चवन्नी, वहां पर मैंने इसका जिक्र किया था, मैंने कहा एक घूसे ने इसका करियर स्टॉप कर दिया था, और वो घूसा मैंने शायद मेरे मुंह से निकला भी है, उस घूसे का भी पता नहीं लगा था कि नहीं लगा था, वो आज तक को नहीं मालूम है। तो मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था? नहीं एक्चुअली जो टेबल था, बट टेबल का टॉप पर लगा, टेबल पे तो लगा ही नहीं था अमित जी को। अच्छा, नो, क्या था कि आप जानते हैं मुझे फाइट करते हैं तो जब आप पेट पे किसी को पंच मारते हैं तो यूज क्राउच, मतलब जैसे अभी आपने ये ब्लो मारा तो आपने ये थोड़ा आप में 6 इंच पीछे चले गए, तो यू एब्जॉर्ब द ब्लो, करेक्ट, ठीक है ना, ये ब्लो ये मारा और आप थोड़ा एब्जॉर्ब कर गए। इन्होंने नहीं किया, देयर वाज अ बोर्ड, मैंने उठा के उनको बोर्ड से पटका, वो बोर्ड से बैंग करके आगे आ गए और डबल एक्शन। अच्छा उल्टा तुम्हारे बैंग करके वो बजाय यहाँ रुकने के वो यहाँ आ गए और यहाँ तो उसी वक्त मार भी रहे थे और वो मेरा फोर्स डबल हो गया, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, वो ऊपर लग गया। And that was the first shot of my film as an actor. तो तुम्हारी तो फिर फर्स्ट डे तुम्हारी तो मतलब हवा टाइट हो गई होगी तुम्हारी तो बुरी हालत। अरे तुम्हारा जो इमेज मिला, मैंने जो हम तो कुछ जानते नहीं थे पर वो बोला कि अमित जी, और उस दिन अमित जी थे, और उनको फिर हॉस्पिटल में जाना, फिर लोगों के दुआएं करना उन लोगों का, और उसके बीच में मालूम पड़ा कि ये आदमी तो बहुत असभ्य है, इसको मालूम नहीं कैसे फाइट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिल्म फाइट का तो मालूम है, इवन मार्शल आर्ट करते तो हम मालूम है कि हम टच नहीं करेंगे, हमको पता है कि हम टच नहीं करेंगे, तो मैं नहीं मानता था जिसका टच ऊपर तुम जो बता रहे हो वो सामने आ गया। नहीं तो इससे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तुमको, एक मैंने फिल्म राजकुमार जी के साथ 3 फिल्में की। अच्छा, जवाब, बेताज बादशाह, सौदागर में दिलीप साहब सन। तो मुझे याद है कि मैं जवाब कर रहा था, अजय कश्यप डायरेक्ट कर रहा था, उसमें हम दोनों दोस्त होते हैं, मैं अमीर वो गरीब, तो उसमें एक फाइट में गुंडे लोग ये तो एक बीच में मुझे बचाने आ जाता है, और अब राजकुमार जी की तो फाइट की स्टाइल मेरे को मालूम है कैसे करते, खड़े खड़े मारेंगे। तो उसमें वो था जो संजय खान के कौन बॉडीगार्ड थे, बॉब क्रिस्टो। तो बॉब क्रिस्टो दोनों के बीच में फाइट थी, और वो फाइट करते करते जब वो शॉट हो गया तो मुझे बॉब बोलता जी क्या हुआ, बोला मैं भी इनके यहाँ मार रहा था, तो आप लोगों को पता है कि आप डक करते हो, तो मैंने ऐसा घुमाया तो ये ऐसे खड़े सामने इनको राजकुमार बोलता मैं ऐसा गया और मैं ऐसा करके ऊपर से निकल के ले गया, बोला अगर सर मेरी पड़ गई होती तो सर आप मैंने कहा यार तेरी पड़ गई होती तो राजकुमार कोई दम थोड़ी थे, डायलॉग्स के धनी थे, बट उनका एक एटीट्यूड था, जाने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। मुझे याद है एक शॉट में उनकी शर्ट बाहर थी अजय कश्यप की, तो एक शर्ट आधी बाहर एक शर्ट अंदर और कोट पहना हुआ, तो अजय कश्यप या कोई असिस्टेंट को बोला कि देख उनकी शर्ट को सिले जाके उनको बोला शॉट के बाद सर क्या सर आपकी शर्ट बाहर निकल पड़ी, सो दूसरी भी निकल दी, जानी लोग हमें देखेंगे हमारी शर्ट को नहीं देखेंगे, और वो स्टाइल आजकल चल रहा है, कोट के बाहर कोट के अंदर शर्ट बाहर, फाड़ के तुम देखो फाड़ के तुम सारे पहनते हो। मैं बोलता हूँ एक जमाने में जिसके कपड़े फटे होते थे बेचारे को शर्म आती थी यार इसके पास पैसे कम होंगे, आज इसके पैसे ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा, लोग बाल सिर के ऊपर बाल खड़े कर देते हैं, जबकि आदमी डरता है तो सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ इटर्निटी में लोग यंगस्टर देखता हूँ जेल लगा के खड़े, तुम लोग तो लग रहा है डरते रहते हो, फैशन है कूल मैन, ये मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है कपड़े। सो दिस इज पुनीत एंड आई वुड से दैट जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि मैं भी बढ़ गया आगे जब मैंने शक्तिमान किया, मैं लोग मुझे याद है चोपड़ा साहब के ऑफिस में गूफी के मुंह से निकला था या किसी के मुंह से, मुकेश यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द इमेज ऑफ पितामह। मेरे साथ में मेरे डायरेक्टर भी साथ में थे, हम लोग जाया करते थे
चोपड़ा साहब को मालूम है चाय पिलाते थे 4 बजे, अरे मुकेश आ गया चलो केक लाओ करके वो हम लोग खा के फिर तो मैंने कहा तो जानी था और बोला मैंने कहा ये दाढ़ी और चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश तू दाढ़ी के बगैर काम ना करी क्योंकि तेरे को सूट कर दिया। मैंने कहा ये तो मेरी ट्रेजेडी है, पर हमने उस इमेज को ब्रेक करने के लिए शक्तिमान बनाया, जो हमने का चैलेंज स्वीकारा कि मैं पितामह की इमेज को ब्रेक नहीं कर सकता, मैंने ब्रेक किया, शक्तिमान बना, गंगाधर बना। अब चक्कर ये है कि भीष्म पितामह का रोल के बाद में शक्तिमान बन के मेरे एक और इमेज बनी, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। बाकायदा बीजेपी के इलेक्शन में मैंने बहुत इलेक्शन कैंपेनिंग की, वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर सबके मैंने कैंपेनिंग कर करके मैं घूमता था, हेलीकॉप्टर मेरे लिए रहता था, शत्रु जी आते थे यहाँ से, सुषमा जी आ रही। मैंने याद है कि उसके बाद में मेरी एक अनाउंसमेंट होती थी बाकायदा, आ गए पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, बच्चे यहाँ से आते थे। मैंने एक इमेज बनाई। हमारे यहाँ पर एक ये शख्स है जिन्होंने महाभारत करने के बाद, महाभारत की हमारे बाकी एक्टरों के, मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ वो नहीं कर पाए जो महाभारत के साथ में ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैंने शक्तिमान किया, मेरे 2 इमेज चलते हैं, मुझे एक ही आवाज में बोलना पड़ता, आयुष्मान भव, और बच्चा बोलता है ये उड़ के दिखाओ। सो इन्होंने फिल्म बनाई, इन डायरेक्टर बन गए, मैं सरप्राइज हो गया, बट आई वाज हैप्पी कि भाई ये सिर्फ मसल नहीं है, दिमाग चलता है इसका। इसने फिल्म बनाई, गर्व शायद बनाई, हाँ जी, गर्व, सलमान खान के साथ। तो इसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई, और उसके बाद में इन्होंने, मैंने सुना है कि आज भी आपने कोई एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कुछ सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है, क्या टाइटल है फिल्म का? ये जो फिल्म हमने बनाई है बेसिकली इट इज ये गौ हत्या पर आधारित है, गौ हत्या के खिलाफ है, ये साधु लिंचिंग के खिलाफ है, जो संत समाज है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो संत समाज है, ये जो सन्यासी, ये जो यति, जो लोग हैं, ये न केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, ये आदिकाल से आपको पता है सबसे बड़े अगर जो सन्यासी जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं वो महर्षि दधीची है। हड्डियां दे दी थी, जिन्होंने अस्थियां दान की थी, अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था शस्त्र बनाने के लिए। नहीं, एक राक्षस था जी, उसके लिए एक अस्त्र, वो मरता नहीं था, वो आपको ऐसा वज्र चाहिए, वज्र उस हड्डियों उसी से मरेगा। इस फिल्म में ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म को जी संहार द मैसेकर को प्रोड्यूस मैंने किया है। इसका लेखन निर्देशन मेरे बेटे सिद्धांत सर ने किया है। इसका टाइटल ट्रैक कैलाश खेर ने गाया है। बहुत ही ज्वलंत, सशक्त, बहुत ही अच्छा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म है, एक्शन है इसमें, और इट्स अ ट्रीटमेंट एकदम हॉलीवुड एब्सोल्युटली इंटरनेशनल फिल्म का है। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ प्रीची फिल्म, आपको मजा आएगा, ये लगे यार क्या टेकिंग है, इसका स्टोरी टेलिंग बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पर हमने किया है। चलो मैं समझता हूँ लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि आज का ये ज्वलंत प्रश्न है कि साधु संतों के ऊपर क्यों हमले होते हैं, जो हमको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और 80 साल के बूढ़े हैं, ऐसे लोगों पर अगर अटैक होता है तो ये बातें और फिल्म से बड़ा कोई सशक्त मीडियम नहीं होता जिसके थ्रू उन्हें अगर वो लाने की कोशिश कर रहा है, तो राइट टाइम है इस वक्त। हमको पता होना चाहिए, हम सिर्फ टीवी डिस्कशंस में देखते हैं, और टीवी डिस्कशन में ये मालूम पड़ता है कि ऐसी फिल्में बन रही है जो किसी एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ है, तो इनके बीच में अगर इनकी फिल्म आती है तो आई थिंक इट इज़ टाइमली, कंटेम्पररी, और मैं अगेन कहूँगा कि आपकी फिल्म चले और सक्सेसफुल बने, ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।